हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइनेंस विद सीए प्रेरक। आज अपन देखेंगे ईवे बिल के बारे में। ईवे बिल कब बनाना है, ईवे बिल कौन बनाएगा, कितनी अमाउंट पर ईवे बिल बनेगा, ईवे बिल की वैलिडिटी कितनी रहती है, कितने टाइम में आप ईवे बिल कैंसिल कर सकते हो, सब कुछ। लेट्स स्टार्ट। ईवे बिल कॉन्सेप्ट एंड लीगल नेचर ऑफ ईवे बिल। ईवे बिल इज एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय जीएसटी लॉ। किस चीज के लिए? फॉर ट्रैकिंग ऑफ मूवमेंट्स। ये मूवमेंट वर्ड जो है इन ईवे बिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जब जब गुड्स का मूवमेंट होता है तब तब ईवे बिल बनता है। ईवे बिल एस्टैब्लिश नहीं करता पेमेंट ऑफ टैक्स। इररिस्पेक्टिव टैक्स पेमेंट हुआ या नहीं हुआ, आपको ईवे बिल बनाना है अगर आपका गुड्स का मूवमेंट हो रहा है। अगर आप टैक्स करेक्टली पे कर देते हो लेकिन ईवे बिल नहीं बनाते तो वो भी एक सीरियस प्रोसीजरल वायलेशन माना जाएगा। लीगल बैकिंग दी है यहाँ पे 138 सीजीएसटी रूल्स रेड विद सेक्शन 68 एंड 129 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। टैक्स लाइबिलिटी और ईवे बिल का कंप्लायंस दोनों इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है। यानी टैक्स लाइबिलिटी अगर आपके ऊपर है तो वो आपको अलग से पटानी है, और साथ ही साथ अगर आपके ऊपर लाइबिलिटी थी कि आपको ईवे बिल बनाना है तो वो भी आपको बनाना पड़ेगा। फंडामेंटल ट्रिगर मूवमेंट ऑफ गुड्स, मैंने ऊपर ही बताया आपको, ये जो मूवमेंट वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है व्हेन इट कम्स टू ईवे बिल। मूवमेंट ऑफ गुड्स, ईवे बिल रेलिवेंट होता है जब जब आपका गुड्स मूव करता है, फिर रिस्पेक्टिव कोई फर्क नहीं पड़ता आपने सेल किया कि नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ता आपने जो माल बेचा उसका कंसिडरेशन, उसका अमाउंट आपको मिला कि नहीं मिला। डजेंट मैटर आपके गुड्स टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है। हालांकि इस एग्जेम्प्ट के ऊपर हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन डजेंट मैटर आपने सेल किया कि नहीं किया, डजेंट मैटर आपने आपको जो सेल हुआ है उसका कंसिडरेशन मिला कि नहीं मिला, गुड्स टैक्सेबल थे या नहीं थे। ईवे बिल जो है आपके ऊपर अगर मैंडेटरी है, अगर आपके ऊपर लाइबिलिटी आ रही है बनाने की तो आपको बनाना पड़ेगा। लेकिन कब आती है लाइबिलिटी ईवे बिल बनाने की? ईवे बिल की लाइबिलिटी आती है बनाने की जब आपकी कंसाइनमेंट की वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, और ये देखी जाती है इनवॉइस वाइज। पर इनवॉइस पर कंसाइनमेंट अगर आपका 50,000 रुपए से ज्यादा है तो आपको ईवे बिल बनाना पड़ेगा। एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। मूवमेंट चाहे आप सेल करो, चाहे आप अपनी ब्रांच में ट्रांसफर करो, आप अपनी ब्रांच ए से ब्रांच बी में मटेरियल को ट्रांसफर कर रहे हो, उस केस में भी आपको ईवे बिल बनाना पड़ेगा। आप मटेरियल्स को जॉब वर्क के लिए भेज रहे हो तो भी ईवे बिल बनेगा। एग्जीबिशन के लिए भेज रहे हो, अप्रूवल बेसिस पे भेज रहे हो, यानी आपने किसी को मटेरियल भेजा, अगर वो अप्रूव करेगा तो वो मटेरियल को रखेगा, उसके बाद वो सेल माना जाएगा, उसके बाद उसका इनवॉइस जनरेट होगा। लेकिन अगर उसने अपने वो अप्रूव नहीं किया तो वो मटेरियल को वापस भेज देगा। ये जो आपने अप्रूवल बेसिस के लिए मटेरियल को भेजा है उसके लिए भी आपका ईवे बिल बनता है। मटेरियल आपके पास वापस आ रहा है तो भी बनेगा। रिप्लेसमेंट हो रहा हो, डिस्पोजल हो रहा हो, या अगर आपने फ्री में मटेरियल को सप्लाई किया, किसी को फ्री आइटम दिया है किसी को, और वो 50,000 रुपए से ज्यादा का था, तो भी उस केस में, गुड्स के केस में आपका जो ईवे बिल बनेगा। अगर गुड्स मूव ही नहीं कर रहे तो ईवे बिल की बात ही नहीं आती है। मैंने आपको पहले बताया सारा खेल यहाँ पे मूवमेंट वर्ड का है। अगर गुड्स का मूवमेंट नहीं है तो ईवे बिल यहाँ पे नहीं बनेगा। थोड़ा सा एक बार जॉब वर्क को देख लेते हैं यहाँ पे साइड में अपन। जॉब वर्क क्या होता है? जैसे आपका एक फैक्ट्री है दिल्ली में, मैं बोलता हूँ वो प्लांट ए है आपका दिल्ली में। कोलकाता को आपको मटेरियल भेजना है, कोलकाता में कोई वहां पे प्लांट भी है। आपका मटेरियल है, फॉर एन एग्जांपल पेपर है आपका। पेपर आप यहाँ पे भेजना चाहते हैं प्रिंटिंग के लिए। प्रिंटिंग के लिए आप पेपर भेज रहे। अब आपने मटेरियल जो उसको सेल आउट नहीं किया है, आपने अपना मटेरियल उसको दिया है कि वो उसके ऊपर कुछ प्रिंट करेगा, प्रिंट करके आपको वापस दे देगा। वो आपको प्रिंटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वो आपको सर्विस प्रोवाइड करके पेपर को आपको वापस दे देगा, आपके पास आपका मटेरियल वापस आ जाएगा। लेकिन ये जो आपने गुड्स का मूवमेंट किया यहाँ पे प्रिंटिंग के लिए जो आपने भेजा, दिस इज कॉल्ड जॉब वर्क। आपने उसको जॉब पे काम दिया है, वो जॉब वर्क करेगा और गुड्स आपको वापस भेज देगा। इस केस में भी ईवे बिल बनता है और इस केस में भी आपका ईवे बिल बनता है। तो दिस इज जॉब वर्क, और दोनों के केस में आपका ईवे बिल यहाँ पे बनेगा। अच्छा, कंसाइनमेंट वैल्यू मैंने आपको यहाँ पे बताई अभी। अगर वो 50,000 से ज्यादा है तो आपका ईवे बिल यहाँ पे बनता है। कंसाइनमेंट वैल्यू में क्या क्या आता है? जैसे आपके गुड्स थे जिनकी टैक्सेबल वैल्यू है 48,000, जीएसटी आपका उसके ऊपर लग रहा है। हम एक रफली आइडिया ले रहे थे, कैलकुलेट नहीं कर रहे। सपोज फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे आपका जीएसटी 2,000 है, 50,000, आपका ईवे बिल यहाँ पे बन जाएगा। ठीक। इसमें टैक्सेबल वैल्यू आती है गुड्स की, इसमें जीएसटी का अमाउंट भी आता है। अगर यहाँ पे कोई सेस लगता
तो वो भी इसमें आता। अगर आपके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है और वो टैक्सेबल वैल्यू में इंक्लूड है तो वो भी काउंट होते हैं। लेकिन अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अगर आपने सेपरेटली दिखा दी अपने इनवॉइस में, तो ये आपकी ई-वे बिल की वैल्यू की कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं होगा। कंसाइनमेंट वैल्यू में आपका टैक्सेबल वैल्यू आएगा, जीएसटी जो भी आप चार्ज करेंगे, अगर कोई सेस लग रहा है वो भी आएगा। क्या नहीं आएगा? ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अगर आप अलग से दिखा देते हो, इंश्योरेंस अगर आप वो भी अलग से दिखा देते हो, तो वो 50,000 रुपीज की कैलकुलेशन में नहीं आएगा। और मैंने आपको बताया इनवॉइस वाइज बनता है आपका ई-वे बिल, व्हीकल वाइज नहीं बनता है। यानी फॉर एन एग्जाम्पल, आपके 3 इनवॉइस बने, इनवॉइस 1, 2 और 3। पहला बना 10,000 का, ये बना 20,000 का, ये बना 51,000 का। ई-वे बिल यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ भी नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ बन जाएगा आपका ई-वे बिल। तो ये इनवॉइस वाइज बनता है, व्हीकल वाइज नहीं बनता। एक ही व्हीकल में 10 पार्टियों का माल जा रहा है, जिस पार्टी का माल 50,000 से ज्यादा है वो अपना ई-वे बिल बना देगा। यहाँ पे ट्रांसपोर्टर अपडेट करेगा कि उसके पास किस का मटेरियल है, वो ट्रांसपोर्टर का पार्ट है, दैट इज पार्ट बी। आप सप्लायर हो, आप तभी ई-वे बिल बनाओगे जब आपका 50,000 से ज्यादा का गुड्स का मूवमेंट हो रहा है। ई-वे बिल कब बनाना पड़ता है, कब मैंडेटरी है? एक तो वही बात हो गई, जब आपका जो कंसाइनमेंट वैल्यू है अगर वो एक्सीड कर रहा है ₹50,000, ई-वे बिल मैंडेटरी, गुड्स मूव हो रहे हैं, ई-वे बिल मैंडेटरी। और मूवमेंट चाहे आप रोड से करो, रेल से करो, एयर से करो या शिप से करो, रोड, रेल, एयर, शिप, किसी से भी मूवमेंट हो, मूवमेंट जो है मोटराइज्ड व्हीकल से होना चाहिए। मोटराइज्ड व्हीकल से अगर आपका मूवमेंट हो रहा है तो आपको ई-वे बिल बनाना यहाँ पे मैंडेटरी है। यानी बुलक कार्ट से अगर आप गुड्स का मूवमेंट कर रहे हो, आप ठेले पे मूवमेंट करवा रहे हो गुड्स का, उस केस में जो है आपको ई-वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। 50,000 से नीचे है तो आपकी मर्जी है, अगर आप चाहो वॉलेंट्री बेसिस पे, अगर आप चाहो तो ई-वे बिल जरूर बना सकते हो। आपका गुड्स का मटेरियल 40,000 रुपए की कीमत निकली, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी सब कुछ मिला के 40,000 रुपीज है। आप ई-वे बिल बनाना चाहते हो, आप बिल्कुल बना सकते हो, यहाँ पे लॉ आपको मना नहीं करता ई-वे बिल बनाने से। कुछ नोटिफाइड केसेस होते हैं जहाँ पे ये 50,000 रुपीज की अमाउंट को नहीं देखा जाता। नोटिफाइड केसेस के केस में मैंडेटरी आपको ई-वे बिल बनाना पड़ता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है ई-वे बिल बनाने की? अब मैंने ये तो देख लिया कि अगर गुड्स का मूवमेंट हो रहा है 50,000 रुपीज से ज्यादा का है तो मेरे को जो है ई-वे बिल बनाना पड़ेगा। फिर मैं चाहे जॉब वर्क के लिए भेजूँ, एग्जीबिशन के लिए भेजूँ, मैं फ्री में किसी को सप्लाई कर रहा हूँ, मैंने मटेरियल का सेल किया, कंसिडरेशन मिला नहीं मिला, इररिस्पेक्टिव 50,000 से ज्यादा गुड्स का मूवमेंट ई-वे बिल बन जाएगा। लेकिन ये ई-वे बिल बनाएगा कौन? ई-वे बिल कौन बनाएगा? अगर सप्लायर सप्लायर जो है रजिस्टर्ड है, सप्लायर रजिस्टर्ड है तो सप्लायर ही बनाएगा। लेकिन अगर सप्लायर जो है वो तो अनरजिस्टर्ड है, मैं मटेरियल सप्लाई कर रहा हूँ, मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं हूँ, मेरे ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी नहीं आती है, तो मैंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लिया। लेकिन मैं जिसको मटेरियल दे रहा हूँ वो रिसिपिएंट, वो रजिस्टर्ड है, तो वो जो बायर है वो ई-वे बिल बनाएगा। और जब आप गुड्स मूवमेंट करते हो ट्रांसपोर्टर से, जैसे ट्रांसपोर्ट से, तो उस केस में ट्रांसपोर्टर जो है ई-वे बिल बनाता है। अगर आप दोनों ही ने ई-वे बिल नहीं बनाया, ट्रांसपोर्टर भी ई-वे बिल बना सकता है, कोई इशू नहीं आती है। कोई एक बंदे का फेलियर किसी दूसरे के ऊपर नहीं आएगा। अगर ई-वे बिल बनाने की लाइबिलिटी मेरी थी तो वो मेरा फेलियर है, सामने वाले के ऊपर, उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं आती है। स्ट्रक्चर ऑफ ई-वे बिल में क्या क्या डिटेल्स आती है? स्ट्रक्चर मतलब यहाँ पे हम देखेंगे क्या क्या डिटेल्स जो है हम यहाँ पे कवर करते हैं ई-वे बिल के अंदर। सॉरी, हम यहाँ पे देखेंगे क्या क्या डिटेल्स हम कवर करते हैं ई-वे बिल में। डिटेल्स में क्या क्या आता है? आपका इनवॉइस या डिलीवरी चलन, उसका नंबर आएगा, और वो किस दिन का है वो डेट आ जाएगी। जीएसटी नंबर आएगा सप्लायर का भी, रिसिपिएंट का भी, दोनों का जीएसटी नंबर आता है, उनकी कंप्लीट डिटेल्स और कंप्लीट एड्रेस भी आ जाता है। आपका प्लेस ऑफ डिस्पैच और डिलीवरी, आप कहाँ पे मटेरियल भेज रहे हैं वो प्लेस भी आती है, वो जगह भी आती है। एचएसएन कोड आएगा, क्वांटिटी आएगी, वैल्यू आएगी। इसमें एक चीज और आती है, आइटम डिस्क्रिप्शन। आप क्या मटेरियल भेज रहे हैं वो भी यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है। क्वांटिटी लिखते हैं, वैल्यू लिखते हैं, यूनिट लिखना पड़ता है। यूनिट यानी आप केजीज में भेज रहे हो, आप पीसेस में भेज रहे हो, आप बॉक्स में भेज रहे हो, आप टन में भेज रहे हो, मेट्रिक टन में भेज रहे हो, आप आपको वो भी यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। मैंने आपको बताया ट्रांसपोर्टर बी बनाता है, ट्रांसपोर्टर पार्ट बी को अपडेट करता है, जिसमें वो लिखता है व्हीकल का नंबर और ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर। अगर आपके पास व्हीकल नंबर है, आप भी बना सकते हो, अदरवाइज ये ट्रांसपोर्टर का काम होता है अपडेट करना। पार्ट बी बहुत ज्यादा मैंडेटरी एक्चुअल मूवमेंट के लिए, क्योंकि पार्ट बी में ही गाड़ी का नंबर आता है, तो उसके बाद ही आप मूवमेंट कर सकते हो। तो पार्ट बी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैंडेटरी जरूरी चीज है एक्चुअल मूवमेंट कराने के लिए गुड्स का। वैलिडिटी कब तक रहती है ई-वे बिल की? वैलिडिटी जो है
डिस्टेंस वाइज होती है। वैलिडिटी ईवे बिल की डिस्टेंस वाइज होती है। एक एग्जांपल है, नीचे हम एग्जांपल भी देखेंगे। कितने दिन वैलिड रहेगा वो डिपेंड करता है कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा। अगर नॉर्मल गुड्स है तो 200 किलोमीटर रहता है, एक दिन मिलता है 200 किलोमीटर के लिए, 400 किलोमीटर यानी 2 दिन, 430 किलोमीटर यानी 2 दिन प्लस 30 किलोमीटर का एक और दिन, यानी 200 किलोमीटर पर डे और पार्ट देयर ऑफ। इसमें कैसे रहता है, नॉर्मल गुड्स के केस में 200 किलोमीटर मिलता है एंड 1 डे फॉर पार्ट देयर ऑफ। 200 किलोमीटर के लिए एक दिन, और एक दिन और मिलता है कोई भी पार्ट रहता है तो, यानी 220 किलोमीटर हुआ। तो कैसे होगा, 200 के लिए तो आपको एक दिन मिल जाएगा, जो और 20 किलोमीटर है उसके लिए आपको एक दिन और मिलेगा, यानी आपकी वैलिडिटी 2 दिन की हो जाएगी। वैलिडिटी इसकी स्टार्ट कब होती है, एग्जैक्ट डेट एंड टाइम ऑफ जनरेशन। ये एग्जैक्ट वर्ड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि जब आप ईवे बिल की कैंसिलेशन में जाते हो तो आपको कैंसिल करने के लिए 24 आवर्स मिलता है फ्रॉम द एग्जैक्ट डेट एंड टाइम ऑफ जनरेशन। वहां से विद इन 24 आवर्स अगर आप चाहो तो ईवे बिल कैंसिल कर सकते हो, तो ये 24 घंटे में कैंसिल होता है। तो इसकी वैलिडिटी भी यहीं से शुरू हो जाती है। और expiry of validity means goods just must stop moving unless extension is granted. Cancellation of e-way कैंसिलेशन अभी मैंने आपको बताया विद इन 24 आवर्स आप जो है गुड्स को ई-वे बिल को कैंसिल कर सकते हो। तो ई-वे बिल कैंसिल कब होता है, गुड्स मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, आपने जो डिक्लेयर किया था ई-वे बिल में आप उसके अलावा कुछ मूवमेंट करवा रहे हो, या आपने कोई रॉन्ग डिटेल डाल दी है, तो 24 आवर्स के अंदर अंदर आप जो ई-वे बिल को कैंसिल कर सकते हो। लेकिन अगर गुड्स ट्रांजिट में था, मूवमेंट में था, और टैक्स ऑफिसर ने आपके ई-वे बिल को चेक कर लिया, एक बार अगर आपका ई-वे बिल वेरीफाई हो चुका है उसके बाद आप अपने ई-वे बिल को कैंसिल नहीं कर सकते। ई-वे बिल वेरीफाइड बाय द ट्रांजिट इन ट्रांजिट बाय टैक्स ऑफिसर, देन ई-वे बिल कैन नॉट बी कैंसल्ड। कैंसिलेशन जो है अगर आप ई-वे बिल का करते हो तो वो परमानेंटली इनवैलिड हो जाता है आपका ई-वे बिल। उसके बाद केसेस कहाँ कहाँ पे ई-वे बिल नहीं लगता। अभी तक तो हमने ये तो देख लिया कि ई-वे बिल हमें कब बनाना है, ई-वे बिल कौन बनाएगा, कितनी अमाउंट के ऊपर बनेगा, कब कैंसिल होता है, कितनी उसकी वैलिडिटी है। लेकिन ई-वे बिल कब नहीं बनता, जब आपके गुड्स की कीमत ही 50,000 से कम है, आपके गुड्स एग्जेम्प्ट कैटेगरी के अंदर आते हैं, एग्जेम्पशन लिस्ट में आते हैं। नॉन मोटराइज कन्वेंस, नॉन मोटराइज कन्वेंस में मैंने आपको एग्जांपल दिया जैसे बुलक कार्ट, या आप ठेले वेले पे आप जो है गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, मूवमेंट कर रहे हो, नॉन मोटराइज कन्वेंस है तो आपका उस केस में जो है ई-वे बिल नहीं बनेगा। एग्जाम्पशन लिस्ट के अंदर आ रहा है कि एग्जाम कैटेगरीज के गुड्स है आपके, तो आपका ई-वे बिल नहीं बनेगा। 50,000 से कम की आपकी इनवॉइस वैल्यू, आपका ई-वे बिल नहीं बनेगा। यहाँ आप इंट्रा स्टेट मूवमेंट कर रहे हो विद इन नोटिफाइड डिस्टेंस लिमिट्स। इंट्रा स्टेट का मतलब विद इन स्टेट, सेम स्टेट के अंदर आप गुड्स का मूवमेंट कर रहे हो, आपका ई-वे बिल नहीं बनेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल जैसे इसका, फॉर एन एग्जाम्पल, ये आपका प्लांट है, प्लांट ए, यहाँ से आप गुड्स को मूवमेंट कर रहे हो यहाँ तक, ये पॉइंट तक, ये आपका 10 किलोमीटर है। ये मूवमेंट क्यों हो रहा है, गाड़ी को वे कराने के लिए, गाड़ी को कांटा कराने के लिए, गाड़ी का वजन कितना है, फिर ये वापस भी आएगा 10 किलोमीटर। इस केस में जो आपका ई-वे बिल नहीं बनेगा। नोटिफाइड डिस्टेंस लिमिट से ये आपकी, और ये इंटर स्टेट है यानी विद इन स्टेट है, विद इन स्टेट आपने मूवमेंट किया, नोटिफाइड डिस्टेंस लिमिट्स के अंदर मूवमेंट हुआ है, इस केस में आपका ई-वे बिल नहीं बनेगा। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन जनरेशन ऑफ ई-वे बिल्स यहाँ पे लगती है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन जनरेशन और रॉन्ग जनरेशन। यहाँ पे क्या, एक तो नहीं बनाने से या गलत बनाने से आपको पेनल्टी लगती है, नीचे देखेंगे डिटेंशन एंड सीजर भी हो सकता है, जनरल पेनल्टी भी लगती है। लेकिन गुड्स डिटेन सीज, मूवमेंट को तुरंत रोक दिया जाएगा और लिटिगेशन भी शुरू हो सकता है आपके ऊपर। कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, लाइक फॉर एन एग्जांपल सिंपल लोकल सेल का एक एग्जांपल लेते हैं। टैक्सेबल वैल्यू आपकी 42,000 थी, उसके ऊपर आपका जीएसटी लगा, 18% आपका जीएसटी लगा, यहाँ पे 7560 हो गया। टैक्सेबल वैल्यू इज 49,560, 50,000 से कम है। ई-वे बिल आपकी मर्जी है, आप बनाना चाहो वॉलेंट्री, अगर आप चाहो बना सकते हो, अदरवाइज ई-वे बिल बाय लॉ तो यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। बॉर्डर लाइन केस लेते हैं 50,000 से जस्ट थोड़ा सा ऊपर, जैसे कि टैक्सेबल वैल्यू 42,400, जीएसटी लगा 7,632, टोटल हो गया 50,032 रुपीज। ये 50,000 से ज्यादा हो गया, 32 रुपए एक्स्ट्रा हो गया। यहाँ पे अगर 1 रुपए भी एक्स्ट्रा हो जाता ना तो भी आपको ई-वे बिल जो है मैंडेटरी यहाँ पे बनाना पड़ता, मैंडेटरी ई-वे बिल की यहाँ पे आपके ऊपर कंप्लाइंस आ जाता। ट्रांसपोर्ट चार्जेस मैंने ऊपर ही आपको बताया, अगर आप सेपरेटली अपने इनवॉइस में दिखा देते हो तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस आपके 50,000 रुपीज की कैलकुलेशन में नहीं आता। जैसे कि टैक्सेबल वैल्यू और ये जीएसटी हुआ,
मेरा टोटल हुआ 56,640, 50,000 से ज़्यादा है, ई-वे बिल मैं यहाँ पे बना दूंगा। ट्रांसपोर्ट चार्जेस डजेंट मैटर, वो मैं इग्नोर कर दूंगा ट्रांसपोर्ट चार्जेस, क्योंकि इनवॉइस में मैं अलग से दिखा रहा हूँ। अगर वो इंक्लूडेड होते तो वो 50,000 की कैलकुलेशन में आते, इनवॉइस में अलग से दिखा रहा हूँ, नहीं आएंगे। जॉब वर्क पे मैंने मटेरियल भेजा, इसमें कोई सेल नहीं है, कोई कंसिडरेशन भी नहीं मिलने वाला मेरे को। मूवमेंट हो रहा है लेकिन गुड्स का, तो यहाँ पे बट ऑफ कोर्स है, ई-वे बिल जो है मैंडेटरी हो जाता है। ये डिलीवरी चालान वैल्यू, आप अगर कोई भी चालान बनाते हो तो वैल्यू लिखते हैं, डजेंट मैटर क्या है क्या नहीं है। 50,000 से ज्यादा जॉब वर्क पे मटेरियल जा रहा है, आपको ई-वे बिल बनाना पड़ेगा। यही अगर 50,000 से कम होता तो ई-वे बिल नहीं बनता। हाँ, ये वैलिडिटी कैलकुलेशन है। वैलिडिटी कैलकुलेशन मैंने आपको ऊपर बोला, जैसे नॉर्मल गुड्स के केस में कैसा रहता है, 200 किलोमीटर मिलता है एक दिन का, यानी पर डे 200 किलोमीटर्स। और अगर 200 किलोमीटर से थोड़ा सा भी ज्यादा या पार्ट देयर ऑफ, तो एक दिन आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। जैसे 630 किलोमीटर हमारे एग्जाम्पल में व्हीकल ट्रैवल करने वाला है, तो उसमें कैसे होगा, यहाँ पे एक और 200 किलोमीटर आ जाएगा। तो उस केस में कैसे होगा, एक दिन यहाँ का मिलेगा, एक दिन यहाँ का मिलेगा, एक दिन यहाँ का मिलेगा, एक दिन यहाँ का भी मिलेगा, क्योंकि ये पार्ट देयर ऑफ है 30 किलोमीटर्स। तो इसमें कैसा हो गया, 1 1 1 और 1, यानी आपको 4 डेज मिल जाएंगे फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स। 4 डेज मिल जाएंगे फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स। अभी होता हो गया नॉर्मल गुड्स। आपने देखा होगा कभी ओवर डायमेंशनल कार्गो होता है, बहुत हैवी हैवी वीक जो कार्गो मटेरियल्स रहते हैं, बहुत बड़े साइज के रहते हैं, जिनको ट्रांसपोर्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। उस केस में अगर 200 किलोमीटर, तो व्हीकल चलता ही नहीं, एक दिन में शायद 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 10 किलोमीटर ही मटेरियल जो है ट्रैवल कर पाता होगा। उस केस में मिलता है हमको 20 किलोमीटर पर डे और पार्ट देयर ऑफ, यानी मेरी गाड़ी फॉर एन एग्जाम्पल 42 किलोमीटर ट्रैवल करने वाली है, तो 20 किलोमीटर डे 1, फिर से 20 किलोमीटर डे 2, अब बचा 2 किलोमीटर, तो उसके लिए फिर डे 3 मिल जाएगा। यानी 3 दिन मिलेंगे मेरे को यहाँ पे, क्योंकि मैं 20 किलोमीटर के हिसाब से कैलकुलेट करूंगा। 20 किलोमीटर के लिए एक दिन, और अगर कुछ भी पार्ट है तो उसके लिए फिर एक दिन मिल जाता है। ओवर डायमेंशनल कार्गो के केस में 20 किलोमीटर पर डे, नॉर्मल गुड्स के केस में 200 किलोमीटर पर डे। कैंसिलेशन टाइमलाइन, कैंसिल का मैंने आपको बताया 24 आवर्स फ्रॉम द एग्जैक्ट डेट एंड टाइम ऑफ जनरेशन ऑफ ई-वे बिल। वहां से 24 घंटे आप गिन लो, आप कैंसिल कर सकते हो। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, आपने ई-वे बिल जनरेट किया कब, 4:30 PM 10th of April, तो आप एक दिन आगे बढ़ जाओ 11th April, पूरे 24 घंटे यानी 4:29 PM, ये आपका कैंसिलेशन है। इसके बाद आप ई-वे बिल कैंसिल नहीं कर सकते। 4:29 PM on 11th of April, आफ्टर दैट कैंसिलेशन इज नॉट पॉसिबल। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ई-वे बिल। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू।